Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका क्लास 11th की केमिस्ट्री क्लासेज में। हमारे पास देखो ये जो यूनिट चल रही है वो लगभग 1-2 दिन में ख़त्म होने वाली है। इसमें ढेर सारे न्यूमेरिकल है बुक्स में, अगर आप करना चाहो तो वही न्यूमेरिकल है जो मैं अक्सर देता आ रहा हूँ, अनुभार वाले, ग्राम अनुभार वाले या फिर जो भी है द्रव्यमान प्रतिशत वाले, उनको निकालना है। अगर आप करना चाहोगे तो एक क्लास हम एक्स्ट्रा ले लेंगे जब भी हमको टाइम मिलेगा, ठीक है। और नहीं करना चाहोगे तो कोई बात नहीं, हम अगले चैप्टर पे चलेंगे। लेकिन ये 1-2 दिन की और है यूनिट, ठीक है। और अब जो ये टॉपिक बच रहे हैं ना लास्ट के, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काम में आते रहते हैं। वैसे तो सारे ही हैं क्योंकि हमने बेसिक पढ़ा है बिल्कुल, ठीक है। और अगर आपको 11th-12th में केमिस्ट्री पढ़नी है तो आपको ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप सोचते हो कि 11th में हम ऐसे ही पास हो जाएंगे, 12th में हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, या 12th में हम पढ़ लेंगे 11th में कुछ नहीं करें, तो आप गलत हो। जब तक आपका 11th क्लियर नहीं होगा ना, 12th में कुछ नहीं होगा। 11th खराब मत करना, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है रासायनिक संयोग के नियम। ये इसको बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, जब हमारे पास किसी अभिक्रिया में, किसी रिएक्शन में, जैसे 2 अणु आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, जब किसी अभिक्रिया में 2 पदार्थ, 2 अणु, 2 परमाणु आपस में क्या क्रिया कर रहे हैं, तो उन पदार्थों के क्रिया करने के लिए कुछ नियम होते हैं, ठीक है। जैसे हमने A लिया और B लिया, ठीक है, इनको मिला दिया और इनसे क्या है C बन रहा है, ठीक है। मैंने कोई अभिकारक लिया A और कोई लिया B और इनको मिला के मैंने क्या बना दिया, C बना दिया, ठीक है। अब A और B को मिलाने पर जो C बन रहा है, इसको हम क्या कह रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब इस रासायनिक अभिक्रिया को करवाने के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल होते हैं जो हमको पढ़ने हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, रासायनिक संयोग के नियम या लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये हम कहते हैं। अब आगे की बात देखते हैं। अब देखो रासायनिक संयोग के जो नियम हैं उनकी बात हम करते हैं। तो पहला जो नियम है वो हमारे पास है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहला नियम क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन, ठीक है। अब ये नियम क्या कहता है, देखो सबसे बढ़िया नियम है, हमेशा काम में आएगा। देखो हमारे पास द्रव्य है, द्रव्य का मतलब मैंने आपको बताया था कोई भी पदार्थ, ठोस द्रव गैस पदार्थ को ही हम रसायन की भाषा में द्रव्य बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये नियम क्या कहता है, द्रव्य को न तो बनाया जा सकता है, न तो बनाया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है, किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, उसको हम ना तो बना सकते और ना ही नष्ट कर सकते। या आप ऐसे लगा लीजिए, जैसे हमारे पास कार्बन है, मैंने इसके साथ मिलाया ऑक्सीजन, ये क्या बन गया, CO2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कार्बन का जो भार है वो कितना होता है, 12 होता है, और यहाँ ऑक्सीजन का क्या होता है, 16 होता है, और 2 ऑक्सीजन है तो इसका क्या हुआ, 32 हुआ, और 12 और 32 कितना हुआ, 44 ग्राम हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने जितना अभिकारक लिया था उतना ही बना है, हमारे पास यहाँ टोटल 44 था, तो यहाँ पे भी 44 है। इनका द्रव्यमान कितना था, कार्बन और ऑक्सीजन का 44, और यहाँ CO2 का कितना है, 44। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास अभिक्रिया से पहले जितना पदार्थ था अभिक्रिया के बाद भी होगा। यानी कि जो हमारे पास पदार्थ है, द्रव्य है,
वो ना तो खत्म हुआ और ना बना, यानी कि द्रव्यमान हमेशा फिक्स रहेगा। हमने जितना द्रव्यमान अभिक्रिया में लिया है उतना ही हमारे पास प्रोडक्ट के रूप में बनेगा। ठीक है, और ये नियम भी कहता है, जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है ना, ऐसे ही ये नियम है कि किसी भी द्रव्य को न तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। ठीक है, यह नियम क्या कहलाता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। अब आप कहेंगे ऐसा नियम किसने दिया? ऐसा नियम दिया हमारे पास लेवोसिए नाम के वैज्ञानिक ने दिया। इसको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं लेवोसिए को। इसने हमारे पास क्या दिया? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कि पदार्थ को ना तो हम बना सकते ना ही नष्ट कर सकते। द्रव्यमान को, द्रव्य को न तो बनाया जा सकता न नष्ट किया जा सकता। हाँ, एक रूप से दूसरे रूप में चेंज जरूर किया जा सकता है। यहाँ पे हम एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो ये हमारे पास क्या हो गया? द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो गया, लॉज ऑफ मास कंजर्वेशन। ठीक है, और ऐसा सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है, इसको करा के भी देखा गया है, प्रैक्टिकली करा के देखा गया है, तब ऐसी बात कही है। बिना प्रैक्टिकल के ऐसी बात नहीं कही जाती। आपको प्रैक्टिकल नहीं देखना है, आपको तो सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि जितना हम पदार्थ लेंगे, जितना द्रव्यमान लेंगे अभिकारक का, पदार्थ का, उतना ही हमारे पास बनेगा। ठीक है, और वो ना तो खत्म हो सकता और ना ही बन सकता। इतनी सी बात याद रखनी है। और ये किसने कहा था? लेवोसिए ने कहा था। अब दूसरा नियम क्या कहता है? स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, अब स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है? इसको प्राउस्ट नाम के वैज्ञानिक ने दिया। किसने? प्राउस्ट नाम के साइंटिस्ट ने दिया। ठीक है, अब आप कहेंगे ये क्या चीज है स्थिर अनुपात का नियम? बिल्कुल सिंपल सी चीज है, ध्यान से सुनना। अब देखो, पानी है, जैसे H2 है, या फिर मैं लिखता हूं जल है, पानी है, मैं लेके आया कुएं से। ठीक है, एक बाल्टी पानी लिया मैंने कुएं से, और एक बाल्टी पानी लिया मैंने कहां से? तालाब से। मैंने पूछा कि जल है, दोनों का जल है, कुएं का भी और तालाब का भी। मैंने आपसे पूछा इसका फॉर्मूला बताओ जल का। मैंने आपसे पूछा जो मैं कुएं से पानी लेके आया हूं, कुएं से जल लेके आया हूं, उसका फॉर्मूला बताओ। आप क्या बोलोगे? H2O। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने बोला कि जो मैं तालाब से पानी लेके आया हूं उसका फॉर्मूला बताओ, तो आप कहोगे इसका भी H2O होगा। आप कहोगे सर ये कौन सी बड़ी बात कर रहे हो, पानी तो पानी है, चाहे कहीं से भी ले आओ उसका फॉर्मूला तो H2O ही रहेगा। एक ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन तो जुड़ेंगे, इसके अलावा और क्या जोड़ सकते हैं बताइए? कोई जोड़ सकते हैं क्या? नहीं जोड़ सकते। ठीक है, आप सही हो। दोनों का फॉर्मूला क्या रहेगा? H2O रहेगा। ठीक है, तो यही हमारे पास क्या है? सिद्धांत है। ये सिद्धांत हमारे पास क्या कहता है कि कोई भी शुद्ध यौगिक है, शुद्ध यौगिक, किसी भी शुद्ध यौगिक का अनुपात या किसी भी शुद्ध यौगिक में उपस्थित तत्वों का अनुपात, उपस्थित तत्वों का अनुपात हमेशा समान रहता है, सदैव समान रहता है, चाहे वे किसी भी स्रोत से लिए गए हों, चाहे वे किसी भी स्रोत से लिए गए हों, स्रोत से लिए गए हो। ठीक है, कोई भी शुद्ध यौगिक है उसमें उपस्थित तत्वों का अनुपात हमेशा समान रहता है। ठीक है, चाहे वे किसी भी स्रोत से लिए गए हो। पानी हम चाहे घर का ले, कुएं का ले, तालाब का ले, समुद्र का ले, टंकी का ले या बारिश का ले, सबों का फॉर्मूला क्या होगा? H2O होगा। ठीक है,
इसी तरीके से हमारे पास इथाइल एल्कोहल है, C2H5OH है, ये किसी भी सोर्स से लिया जाए फॉर्मूला यही रहेगा। CH4 है, कहीं से भी लिया जाए फॉर्मूला यही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। ऑक्सीजन है, हमेशा O2 के रूप में ही रहेगा, यह अनुपात सदैव रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से CO2, कार्बन कितना है 12 और ऑक्सीजन कितना है 32। ठीक है, हमेशा ये ही अनुपात रहेगा, और काट दो इसको। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 चाहे किसी भी सोर्स से लिया गया है, किसी भी स्रोत से लिया गया है, उसका अनुपात हमेशा क्या रहेगा 3:8 रहेगा। तो यही हमारे पास क्या है, स्थिर अनुपात का नियम। कोई भी शुद्ध यौगिक ले लो, प्योर कंपाउंड ले लो, किसी भी सोर्स से ले लो, स्रोत से ले लो, ठीक है, उनका अनुपात हमेशा सदैव समान रहेगा। उसमें जो तत्व हैं उनका अनुपात, उनका रेशियो हमेशा समान रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। इसे हम कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। और ऐसा हमको किसने बताया, प्राउस्ट ने बताया। किसने बताया, प्राउस्ट नाम के वैज्ञानिक ने बताया। ठीक है, ये आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या उतार लिया होगा। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं। हम बात क्या करते हैं, आगे की बात करते हैं। ठीक है, हमारे पास जो अगला नियम है वो है तीसरा नियम, क्या, गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम। ठीक है, क्या नियम है, गुणित अनुपात का नियम। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, क्या, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं, गुणित अनुपात का नियम। अब देखो ये नियम क्या होता है, इसके अनुसार जब दो तत्व, ध्यान से सुनना, जब दो तत्व संयोजित होकर, जब दो तत्व संयोजित होकर, जब दो तत्व कोई से भी, कार्बन ऑक्सीजन, जैसे हमने लिया कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, एक ले लिया कार्बन, एक ले लिया ऑक्सीजन। जब दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं, एक से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं, एक से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं। ठीक है, साथ साथ मैं आपको बताता भी जा रहा हूं। जब दो तत्व, तीन तत्व जो भी हैं, जब दो तत्व संयोजित होकर, जब दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं। ठीक है, एक से अधिक यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाओ तो हमारे पास क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाओ तो हमारे पास एक बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो दोनों ही किससे बनते हैं, कार्बन से और ऑक्सीजन से। एक हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और एक है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक प्रकार के यौगिक बना सकते हैं। ये दो तत्व हो गए, और भी अगर बनाना चाहो तो बना सकते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, तो एक तत्व के साथ संयुक्त होने वाले, यानी कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन या कोई भी, तो एक तत्व के साथ संयुक्त होने वाले दूसरे तत्व का अनुपात, संयुक्त होने वाले दूसरे तत्व, तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व, संयुक्त होने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमान। ठीक है, तो एक तत्व के साथ संयुक्त होने वाले दूसरे तत्व
के द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करना, छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। ठीक है, या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान, ठीक है। लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना, वो भी सही थी, ये भी सही है, लेकिन इसको मैंने और सरल कर दिया आपके लिए। देखो, जब दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन है, CO2 बना रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं, तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान, कार्बन का द्रव्यमान कितना है 12, ठीक है, ऑक्सीजन कितना है 16, 2 ऑक्सीजन है, कितना हो गया 32, ठीक है। तो दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान, यानी कि कार्बन के साथ संयुक्त होने वाले द्रव्यमान कौन सा, ऑक्सीजन का, ठीक है, छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। यहां पे छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। छोटा पूर्णांक ही हो गया, ठीक है, यहां पे 12 12 है, यहां पे देखो 16 32 है, ठीक है, इसके ही पूर्णांक में है, ठीक है, 16 32, फिर ऐसे हो सकता है 48, इस तरीके से, ठीक है। पूर्णांकों का अनुपात ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 33 हो गया, 34 हो गया, इस तरीके से नहीं होगा। इसके गुणज में होगा, गुणित में होगा, ठीक है। गुणित का मतलब क्या है, गुना। समझने की कोशिश करना, इसको 11th क्लास वालों समझने की कोशिश करना। गुणित का मतलब गुना होना, ठीक है। तो जो द्रव्यमान है उसका गुना ही होगा आगे। जैसे 16 है तो आगे अगर कोई एलिमेंट है जिसमें 2 ऑक्सीजन है तो वो 32 होगा, 3 है तो 48 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 16 और यहाँ पे 32, ठीक है। तो छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं, ठीक है। समझने की कोशिश करना, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना कि पहाड़ा बन रहा है एक तरीके से, 16 32 48 इस तरीके से पहाड़ा बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सरल अनुपात हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इसको समझ में आया होगा। अच्छा, और एग्जाम्पल देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। और एग्जाम्पल देखते हैं, तो हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। अब हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से क्या बनता है, NO2 बनता है, ठीक है, NO2 बनता है। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से N2O3 भी बनता है, ठीक है। अब यहां देखते हैं सरल अनुपात बैठता है या नहीं। नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 होता है, एटॉमिक मास 14 होता है। ऑक्सीजन का 16, 16 दूनी 32, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है तो 14 दूनी 28। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 16 एकम 16, 16 32, 16 तिया 48, ठीक है। ये इसके गुणज में, आप कहोगे ये इसके गुणज में कैसे, काट लीजिए भैया, काट के बता दीजिए, ठीक है। तो इसको किससे काटे, 4 से काट दें, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। यहां पे किससे काट दें, 2 सत्ते 14 और यहाँ पे 32 16, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया, 7 7 हो गया। और ये ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन हमारे पास गुणज में है या नहीं है, ठीक है, गुणज में है या नहीं है ना हमारे पास। 16, 4 क्या पड़ा हो गया, 4 एकम 4, 4 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, गुणज में होगा, ठीक है, क्या होगा, गुणज में होगा। हाँ, अगर इसका हम NO ले, NO, ठीक है। अब नाइट्रोजन का कितना होता है 14, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, इसको काटो
2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। ठीक है, वही 4 का पढ़ा आ रहा है, देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16। ठीक है, यानी कि गुणज में है, गुना करने पर मिल रहे हैं हमको ये। ठीक है, अब हमारे पास और देख लेते हैं, N2O5 है, N2O5 है। नाइट्रोजन कितना है, 14 दूनी 28। ऑक्सीजन कितना है, 16, 16 पंजे 80। ठीक है, इसको काटो, ये भी किसके गुणज में आएगा, एक तो 7 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसको किससे काट ले, 4 सत्ते 28। ठीक है, और 4 दूनी 8। ठीक है, कितना आ जाएगा, N2O5 आ गया ना, 7 दूनी, ओ सॉरी, एक मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, हमने ज़्यादा लगा लिया। एक बार फिर से लगाते हैं। N2O5 नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 होता है। 2 नाइट्रोजन का कितना हो गया, 28 हो गया। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। 16 और 5 80। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कन्फ्यूजन लग रहा था, लेकिन ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे हम करते क्या हैं, इसको काट लीजिए। ठीक है, इसको काटने के बाद जो अनुपात आएगा वो भी हमारे पास क्या है, सेम आएगा। ठीक है, वो भी हमारे पास क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ पे मैं किससे काटूं, किससे, 7 के पाड़े से काट लेता हूँ। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28। या फिर 4 के पाड़े से काट लेते हैं हम, किससे कटेगा, 4, 4 सत्ते 28 है ना। अब यहाँ पे 4 के पाड़े से काटते हैं तो 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8 और ये 20। ठीक है, ये 20। तो ये हमारे पास किसका अनुपात हो गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। गुणज में आ गया, 4 पंजे 20 आ गया गुणज में। ठीक है, सारा गुणज में आ गया, हमने इसका गुणज निकाल लिया। तो इसी तरीके से हम गुणज निकाल सकते हैं, गुणित अनुपात होता है। ठीक है, किसी भी तरीके से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हमको नहीं है। ठीक है, तो गुणित अनुपात जब 2 तत्व संयोजित होकर एक से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होता है। ठीक है, इसको हो सकता है समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आई हो, लेकिन फिर भी जिसको प्रॉब्लम आई है वो पूछ सकता है। मैंने पूरा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के जो नियम बचे हैं वो हम कल पढ़ेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।